लगभग आज से 12 साल पहले दिल्ली में एक भयानक रेप की घटना हुई थी, जिसकी विक्टिम को हमने निर्भया नाम दिया। इतने राक्षसी तरीके से उस लड़की के साथ रेप हुआ था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। गवर्नमेंट ने निर्भया एक्ट भी लाया और ये उम्मीद थी कि ऐसी स्थिति से किसी भी लड़की को ना गुजरना पड़े। पर 9 अगस्त 2024 को ऐसी घटना हुई जिसने फिर से हमारे देश के कलेक्टिव ट्रॉमा को खुरेच के रख दिया। ये एपिसोड मैं 16 अगस्त फ्राइडे को दोपहर में लगभग 2 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज तक की जितनी अपडेट है मैं इस पूरे केस में आपको दे दूंगा। इस वीडियो के आने तक अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं वो कमेंट्स में शेयर कर दूंगा। कोलकाता का फर्स्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो 1886 में स्टैब्लिश हुआ था। बंगाल, जहाँ की नवरात्रि विश्व भर में प्रसिद्ध है, कुछ लोगों ने क्या कर दिया एक देवी के साथ। मैं आपसे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा वो फैक्ट्स के रूप में शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको कोई भी एजम्पशंस नहीं पेश किया जाएगा और जहां से ये टॉपिक्स उठाए गए हैं उनका मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं आपको इस घटना के 3 पर्सपेक्टिव बताऊंगा। पहला पर्सपेक्टिव जो कि हॉस्पिटल की तरफ से था, क्राइम सीन का। दूसरा पर्सपेक्टिव जो कि पेरेंट्स के साइड से था। और तीसरा पर्सपेक्टिव जो कि इंटरनेट पे फैक्ट्स बेस्ड है। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। मैं प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि ये घटना जो एक 31 ईयर ओल्ड एक मेरिटोरियस स्टूडेंट who has cracked her medical with her own stamina and her own intelligence goes to that top and becomes a promising doctor should not be killed, or her voice should not be smothered like this. नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। फर्स्ट पर्सपेक्टिव, 8 अगस्त 2024 डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जो कि सेकेंड ईयर पीजी की स्टूडेंट थी, एमडी चेस्ट मेडिसिन की। बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज और फोकस्ड लड़की थी। अंडर ग्रेजुएट में भी उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की थी और पोस्ट ग्रेजुएट में भी उन्होंने वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट बंगाल से पढ़ रही थी। अपने 4 फेलो स्टूडेंट्स के साथ वो नीरज चोपड़ा का ओलंपिक फाइनल्स देख रही थी और देखते देखते उन्होंने ऑनलाइन खाना भी ऑर्डर किया और सब लोग सेमिनार हॉल में बने हुए पोडियम पे बैठकर साथ में खाना खाए और नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो के सिल्वर मेडल विनिंग को भी काफी सेलिब्रेट किया। वो नॉर्थ कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में बैठी थी। सब लोग वहां से चले गए लेकिन वो सेमिनार रूम में ही सो गई। उस दिन उनकी 36 आवर्स की नाइट ड्यूटी थी। एक इंटर्न ने रात में 3 बजे उनको जगा के एक रिपोर्ट दिखाया। वही इंटर्न आखिरी बंदा था जिसने डॉक्टर मोमिता देवनाथ को लास्ट बार देखा था। अगले सवेरे लगभग 9:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट डॉक्टर कम से कम 10 चोट के निशान के साथ मृत्यु पाई गई। उनके शरीर, जिसमें निचले भाग के कपड़े नहीं थे, नीले गद्दे पर पड़ा था। उनकी आंखों और उनकी गुप्तांगों से खून बह रहा था। ये देखकर अस्पताल ने शुरू में उनके परिवार को बताया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन क्राइम सीन पर लास्ट मिनट बैटल तक के साइन थे। मतलब मरने के पहले डॉक्टर ने अपनी जान बचाने की भरसक कोशिश की। देश भर के लाखों प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ने एग्रेशन दिखाना शुरू किया और उनके बढ़ते प्रेशर के बाद वेस्ट बंगाल पुलिस और अस्पताल अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर सवालों के बीच मामला अब कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई को सौंप दिया गया है। हाईकोर्ट की वीडियोस भी वायरल है जिसपे पुलिस उनसे 1 वीक का टाइम मांग रही थी, लेकिन हाईकोर्ट के जज ने उन पे भरोसा ना जताते हुए उनको बस 1 दिन में केस को सीबीआई को सौंपने को कहा। सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर वी चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक सीबीआई स्पेशल टीम बुधवार सुबह कोलकाता पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। एक ग्रुप ने पुलिस से सबूत इकट्ठा किए, दूसरे टीम ने गिरफ्तार सस्पेक्ट से सवाल किए और उसकी मेडिकल जांच कराई और खुद जॉइंट डायरेक्टर वी चंद्रशेखर के नेतृत्व में एक तीसरे ग्रुप ने क्राइम सीन का निरीक्षण किया। पीड़िता के परिवार सहित 5 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को कहा था कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।
अदालत ने अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के बयान दर्ज करने में पहल की कमी और साथ ही मामले को शुरू करने में अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज कराने की ओर भी इशारा किया था। लेकिन क्या ये सब टाला जा सकता था? कोलकाता के आउटस्कर्ट में एक छोटे बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी, डॉक्टर मोमिता देबनाथ। उनके फादर एक छोटे से बिजनेसमैन थे। बहुत सपना देखकर उन्होंने इनको डॉक्टर बनाया था। वो उस दिन इमरजेंसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर में चेस्ट एंड पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में मौजूद थी। उन्होंने आखिरी बार 9 अगस्त को रात को करीब 11:30 बजे अपनी मम्मी से बात की थी। उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। उनकी मम्मी को कुछ अजीब नहीं लगा क्योंकि रोज रात की तरह वो एक नॉर्मल बातचीत थी। हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत और सीबीआई को सौंपी गई केस डायरी में लिखा गया है कि उसने अपनी मम्मी से किसी भी तरह की असुविधा का कोई जिक्र नहीं किया था। रात को करीब 10:30 बजे उनके बॉयफ्रेंड ने उन्हें फोन किया, लेकिन बातचीत कुछ सेकंड से आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि वो पेशेंट्स को देखने में काफी बिजी थी। उन्होंने स्विगी या जोमेटो से खाना भी ऑर्डर किया था और लगभग 12 बजे वह 4 अन्य लोगों के साथ, जिसमें एक इंटर्न था, एक हाउस स्टाफ था और 2 JR1 डॉक्टर थे, खाना खाने के लिए वो सेमिनार रूम में उनके साथ गए। उन्होंने ओलंपिक में चल रहे जैवलिन थ्रो के कंपटीशन को देखा और नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर काफी खुश भी हुए। 10 अगस्त को लगभग रात के 1:30 बजे अन्य लोग चले गए थे और डॉक्टर मोमिता ने वहीं सेमिनार रूम के अंदर सोने का फैसला किया, जिसमें अंदर और बाहर से बिना किसी बोल्ट के केवल एक एंट्री था। कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने केस डायरी के हवाले से कहा। अधिकारी ने कहा कि दरवाजे में ताला था लेकिन वो खुला था क्योंकि रात के समय महिला डॉक्टर आराम करने के लिए कमरे का इस्तेमाल करती थी और क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स के लिए कोई और पर्सनल रूम नहीं दिया गया था। जब एक इंटर्न एक रिपोर्ट दिखाने आया तो वह नींद में जाग गई और उसने किसी और को दिखाने के लिए कहा। ये बात अधिकारी ने अपने डायरी में लिखी थी। कोलकाता पुलिस के होमिसाइड विंग के एक अन्य अधिकारी ने कहा था कि 10 अगस्त को सुबह लगभग 9:30 बजे चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर ने सबसे पहले विक्टिम के बॉडी को बिस्तर पर देखा था। उनका बायां पैर आधा लटका हुआ था, उनकी जीन्स और अंदर के कपड़े बगल में पड़े थे। उसने ये देखते ही तुरंत अस्पताल के बाकी अधिकारियों को सूचित किया। क्राइम सीन। ये क्राइम सीन एक सेमिनार रूम था। सेमिनार रूम जो कि 40 बाई 30 फीट के कमरे में लगभग 50 लोग की बैठने की कैपेसिटी है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद सीसीटीवी कैमरे की निगरानी वाले गलियारे से होकर चलना पड़ता है और नर्सिंग डिपार्टमेंट से होकर गुजरना पड़ता है। एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है जहां पीड़िता अपने फ्रेंड्स के साथ रात को खाना खा रही थी। प्लेटफॉर्म के बगल में एक सफेद तकिया, सफेद चादर और कुशन वाली लकड़ी की बेंच के साथ एक फाउलर बेड भी है। विक्टिम ने कमरे के नॉर्थ हिस्से में एक खंबे के पीछे के एक बिस्तर को चुना था। ऐसा लगता है कि उसने खंबे की स्थिति द्वारा प्रदान की जाने वाली थोड़ी सी प्रिवेसी के लिए बिस्तर को इंपॉर्टेंस दी थी। उनकी डेड बॉडी का सर पूर्व की तरफ और पैर पश्चिम डायरेक्शन में पाया गया था। ये बात चेस्ट एंड टीबी डिपार्टमेंट के एक आदमी ने बताई थी। वह एक नीले गद्दे पर लेटी थी। उनके शरीर के नीचे का कपड़ा नहीं था। एक जीन्स पैंट और एक भूरे रंग की भीतरी पैंट शरीर के बाएं ओर पड़ी थी। उनके प्राइवेट पार्ट के पास एक हेयर क्लिप और शरीर के पास एक टूटा हुआ चश्मा मिला। मजिस्ट्रेट ने पूछताछ रिपोर्ट में ये बात लिखी थी। विक्टिम की बॉडी का जब जांच हो रहा था तो वहां प्रूफ के लिए 2 फीमेल डॉक्टर भी मौजूद थे। उन्होंने 10 पॉइंट्स का उल्लेख किया था जो कि काफी क्रूएल मर्डर का संकेत दे रहा था। दोनों आंखें, मुंह, प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था और चेहरे पर और पेट पर चोट के निशान थे। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही स्थित पुलिस चौकी पे मौजूद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बाद में पास में तल्ला थाने को सूचना दी गई, जिसके अधिकार क्षेत्र में ये एरिया आता था। अधिकारियों की एक टीम पहुंची जिसमें कुछ ही देर में होमिसाइड विंग के अधिकारी भी शामिल हो गए और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स करीब 11:30 बजे पहुंचे। पुलिस को विक्टिम की बॉडी के पास एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिला था। विक्टिम के माता पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अननेचुरल मर्डर का मामला पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, इससे पहले कि इसे रेप एंड मर्डर के मामले में बदल दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया और सीन्स को जांच के लिए अस्पताल के कमरे के अंदर कम से कम 15 कंप्यूटर स्क्रीन लगाई। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के साथ रात की ड्यूटी पर तैनात कुछ 5 लोगों को अलग अलग करके पूछा गया। पुलिस ने बताया कि उन 5 लोगों को भी अलग अलग करके जो चीजें पूछी गईं, उन सब की एक ही बात सामने आई। पुनः जांच के दौरान हमने शॉर्ट्स और स्लीवलेस टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति पर
फोकस किया, जिसे 3rd फ्लोर पर गलियारे में घूमते हुए देखा गया था, जिसके कंधे पर विक्टिम के बॉडी के बगल में पाई गई ब्लूटूथ जैसा ही ब्लूटूथ लटका हुआ था और वो सेमिनार हॉल की तरफ एंटर कर रहा था। और जब उसको बाहर आते हुए देखा गया, उसके कंधे पर ईयरफोन नहीं दिख रहा था, एक ऑफिसर ने बताया। अस्पताल चौकी के एक पुलिसकर्मी ने उस व्यक्ति की पहचान संजय रॉय के रूप में की, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था और वो अक्सर अस्पताल आता था। उसने हमें अपना सेलफोन नंबर दिया और टावर के स्थान जहां से हैंडसेट सिग्नल प्राप्त कर रहा था दिखाया कि वो सॉल्ट लेक में पुलिस बैरक में था। हमने एक टीम भेजी और उसे उठा लिया, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। सूत्रों ने बताया कि 10 अगस्त की देर रात पूछताछ के दौरान संजय ने कहा कि वह अपने एक परिचित मरीज को देखने अस्पताल गया था, लेकिन पूछने पर कि वो पेशेंट कौन था वो बता नहीं पाया। जब हमने उससे पूछा कि उसका हेडफोन कहाँ है तो उसने कहा कि वो खो गया है। फिर हमने उसके सेलफोन के ब्लूटूथ ऑप्शन को चालू किया और पाया कि सेमिनार रूम में विक्टिम के बगल में जो ब्लूटूथ पाया गया था वह उसके फोन से पेयर्ड था। हमने महसूस किया कि ये काफी ऑप्टिमल जानकारी है और संजय ही वो आदमी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हमने उसे गिरफ्तार कर लिया, ये बात अधिकारी ने बताया। फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट ने पीड़िता के नाखून से त्वचा के नमूने एकत्रित किए और संजय के शरीर पर चोट के निशान पाए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने अदालत की अनुमति के बाद संजय के शरीर के नमूने इकट्ठे किए और यह पता लगाने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया कि विक्टिम के नाखून में जो सैंपल हैं क्या उससे वो मेल खाते हैं। लेकिन जब तक ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आती, हमें ये मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा और अगर ये रिपोर्ट सिमिलर होती है तो संजय के खिलाफ अदालत में काफी इंपॉर्टेंट सबूत प्रूफ हो जाएंगे। आइए हम लोग संजय के बारे में बात करते हैं। संजय को उसकी माँ, बहन और पड़ोसियों ने उसके परिवार पर कलंक बताया है। वह 3 भाई बहनों में इकलौता भाई है। उसकी बड़ी बहन कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और उसकी छोटी बहन एक सोशल वर्कर है, एक एनजीओ में काम करती है। उसकी बहन जो कि सब इंस्पेक्टर है, उसने बोला कि मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, वो हमारे परिवार पे एक धब्बा है, मैं उसके बारे में एक भी अच्छी बात नहीं बता सकती। अगर उसे फांसी की सजा भी दी गई तो हम उसकी डेड बॉडी को क्लेम करने भी नहीं आएंगे। बोला जाता है कि संजय काफी बड़ा अल्कोहलिक था। उसने 2019 में कोलकाता पुलिस में सिविक वॉलंटियर के रूप में शामिल किया गया था। वो धीरे धीरे कोलकाता पुलिस के साउथ डिवीजन के कई ऑफिसर्स के काफी करीब हो गया था और हॉस्पिटल में होने के नाते वो लोअर लेवल पुलिस स्टाफ के फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल्स में एडमिट करा दिया करता था, इसलिए उसकी क्लोजनेस लोअर लेवल के पुलिस स्टाफ से काफी बढ़िया बन गई थी। 2022 में संजय ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को काफी मारा था। उसकी वाइफ कालीघाट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, पर पुलिस ने वो रिपोर्ट एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं की और लिख दिया कि उन्होंने आपस में ही सुलझा लिया था। एक पुलिस अधिकारी ने बोला कि संजय पोर्नोग्राफी और अल्कोहल से काफी एडिक्टेड था और अगर 2 साल पहले हम उसको अरेस्ट कर लिए होते तो आज डॉक्टर मौमिता जीवित रहती। हम लोग अब दूसरा पर्सपेक्टिव जानते हैं। विक्टिम के मदर फादर ने दावा किया था कि उन्हें पहले हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया था कि उनकी बेटी बीमार पड़ गई है और बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमको 10 अगस्त को लगभग सवेरे 10:53 पर कॉल आया और कॉल करने वाले ने अपनी पहचान हॉस्पिटल के एम्प्लॉय के रूप में बताई। उन्होंने हमें सूचित किया कि हमारी बेटी बीमार हो गई है। लगभग 22 मिनट बाद लगभग 11:15 पे उसी व्यक्ति ने दोबारा फोन करके कहा कि हमारी लड़की ने सुसाइड कमिट कर लिया है। हम लोग जब वहां गए तो हमें 3 घंटे तक उसकी डेड बॉडी देखने नहीं दी गई। हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच ने बताया था कि याचिकाकर्ताओं को संदेह है कि यह देरी जानबूझकर और एविडेंस को डिस्टर्ब करने के लिए की गई। और अब एक तीसरा पर्सपेक्टिव है। इस केस को निर्भया 2 के रूप में पूरी देश में जाना जा रहा है। इतने ब्रूटल तरीके से रेप किया गया कि मेडिकल फ्रेटर्निटी और आम जनता ने इसके विरोध में रोड पे उतर आई है। आज 16 अगस्त तक भी देश के हर मेडिकल कॉलेजेस में आईएमए भी स्ट्राइक पर है। परसों यानी 14 अगस्त 2024 को जब पीसफुल तरीके से आरजी मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक हो रहा था, तब तक अचानक से 40 से 50 हुलिगन्स वहां पहुंच आए और उन्होंने तुरंत हर डॉक्टर को देखकर मारना शुरू कर दिया। बरखा दत्त के ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो मौजूद है जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ही एक डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे ही वो हुलिगन्स आए अचानक से पुलिस गायब हो गई, जैसे कि सब प्री प्लान्ड था और वो हुलिगन्स एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिए। हॉस्पिटल स्टाफ पहचाने ना जाए इसलिए उन्होंने अपने ड्रेस उतार लिए। वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 2 बातें सामने आई हैं। पहला कि वो चाह रहे थे किसी भी प्रकार से क्राइम सीन यानी सेमिनार हॉल को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर दें, पर कंफ्यूजन में उन लोगों ने इमरजेंसी रूम पे तोड़फोड़ कर दिया। और उसी वीडियो में ये भी बात सामने आई है कि कैसे उन्होंने आपस में बोला कि चलो अब काम हो गया है।
पुलिस की भी एक्टिविटी समझ में नहीं आ रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और बाकी जगह ये एक्टिवेटेड है, इसमें कोई बहुत बड़ा आदमी इन्वॉल्व है और ड्रग्स से लेकर पोर्नोग्राफिक रिंग तक की चर्चाएं हो रही हैं। बोला जाता है बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 2001 के भी पुराने आइडल मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसमें कैसे बच्चों ने प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। जब ये बात सोशल मीडिया पे पॉपुलर भी हुई, क्राइम सीन के थोड़े ही दूर एक एरिया में तोड़फोड़ भी की जाने लगी, ये बोलकर कि वहां पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये तो क्लियर है कि ये काम किसी एक ने नहीं किया है। क्या इसमें सही में किसी पावरफुल आदमी के बेटा भी इन्वॉल्व है, या जो नाम इंटरनेट पे सर्कुलेट हो रहे हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं? हश हश टोन में काफी बातें की जा रही हैं। हम लोग सच्चाई सामने आने का वेट करते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।